हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी ज्योग्राफी की क्लास 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और हम आज सेकंड चैप्टर से ही इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, द अर्थ। ठीक, में हम ओरिजिन इवोल्यूशन अर्थ का पढ़ेंगे। फिर आगे इसके अर्थ में ही जो यूनिट सेकंड है, इसमें आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बाकी फिर उसके बाद होगा वेगनर्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक और अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आप इन वीडियो को रेफर करेंगे, वॉच करेंगे ध्यान से, इनके नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो हम ट्राई करेंगे, हम आपको बड़ी वीडियो नहीं देंगे। जैसे बड़े लेक्चर हमने पॉलिटी में दिए हैं, हमने एक एक डेढ़ घंटे के दिए हैं, तो वहाँ पे बड़े लेक्चर देने का मतलब था, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्योंकि आप पता है, कॉन्सेप्ट की चीज़ों को अगर 20 मिनट 30 मिनट आप देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। मतलब बोर क्या, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाओगे, समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ने जाते हो तब तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। अभी मैं कह दूं यहाँ से लेकर के इतने पेज को आप पढ़ लो तो आपको घंटों लग जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। तो हम क्या करेंगे, हम 20 से 30 मिनट की वीडियो में आपको पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। हम एक चैप्टर के 2 से 3 टॉपिक को खत्म करेंगे 20 से 30 मिनट की वीडियो में। इट मीन्स कि एक चैप्टर में अगर 4 से 5 टॉपिक हैं तो हम उसको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग ये मत सोचिए कि ये वीडियो हमारी जो है आएंगी एक एक दिन के गैप में। ये जो हमारी 2 से 3 वीडियो वाली चीज है कि 4-5 टॉपिक 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, वो एक दिन में ही आ जाएंगी। मतलब वीडियो ज्योग्राफी की अब डेली ही आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे कोई पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, आपको नोट्स खुद मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं जैसे जैसे जहां जहां बताऊंगा वहां वहां आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप और हम शुरुआत से ही बहुत क्यूरियस थे। क्यूरियस किस सेंस को लेकर के, हमने कि हमारे जो आसमान को हम देखते हैं स्पेशली रात के समय में, तो हमें बहुत सारे स्टार दिखते हैं और मून दिखता है और बहुत सी चीजें दिखती हैं। और इस पे नर्सरी क्लास की एक राइम भी चलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, उसमें वो लड़की होती है, वो स्टार की तरफ देखती है और वो बहुत क्यूरियस होती है कि कैसे स्टार हैं, कैसे बने हैं, कितने स्टार हैं, बहुत उसको क्यूरियोसिटी होती है। इसी हिसाब से ये लाइन यहाँ एनसीईआरटी में भी कही गई है। एनसीईआरटी का वे ही ऐसा है कि आपको एकदम छोटे लेवल से लेके चलेगी, बच्चों की तरह। तो देखिए यहाँ पे भी बच्चों से शुरुआत करी है। ठीक है, स्टारिंग स्टारिंग स्टेरी नाइट्स हैव ऑलवेज द अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। मतलब बचपन से ही स्टारी जो नाइट्स हैं, जो तारों भरी रात हैं, वो हमें हमेशा से अट्रैक्ट करती रही हैं। और आपने हमेशा सोचा होगा कि दीज स्टार्स एंड हैड अ नंबर्स क्वेश्चन इन योर माइंड। इन स्टार्स को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहे होंगे। एंड क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। कितने स्टार्स हैं स्काई में, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे ये एग्जिस्ट आए हैं, मतलब कैसे ये बने हैं। आपके दिमाग में हमेशा उठता होगा कि कितने स्टार हैं आसमान में, कितने उनमें से कैसे एग्जिस्टेंस आया इनका, कैसे ये बने हैं। और कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, मतलब क्या कोई एंड ऑफ द स्काई जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का तो अब इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रह गई है, क्योंकि स्काई में तो अब हम लोग स्पेस में जा ही रहे हैं, तो वो तो अब नहीं रह गया। लेकिन फिर भी पहले ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, कैन वन कैन रीच एंड ऑफ द स्काई, आज से 200-300 साल पहले। तो लोग इस तरह के क्यूरियस थे। हाँ, कैसे स्टार बने हैं और कैसे इनका एग्जिस्टेंस आया है, कितने स्टार हैं, इस चीज पे अभी भी क्यूरियोसिटी है और ये चीज अभी भी अनआंसर्ड है। ठीक है, मे बी मे बी मैनी ऑफ वन सच क्वेश्चन आर स्टिल देयर इन योर माइंड। देखा, मैंने वही बात बताई ना कि कुछ क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में होंगे। ठीक है, क्योंकि कईयों के तो आंसर हो किए दिए जा चुके हैं, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। ठीक है, स्पेस में हम जा चुके हैं, लेकिन कईयों के आंसर अभी भी आपके दिमाग में होंगे, कईयों के तो मिल चुके हैं। इन दिस चैप्टर यू विल, इस चैप्टर में यू विल लर्न की हाउ, माने कैसे दिस ट्विंकलिंग लिटिल स्टार, जिसकी पोयम हमने पढ़ी थी नर्सरी क्लास में, ट्विंकलिंग लिटिल स्टार वर फॉर्म, कैसे ये बने हैं। एंड विथ दैट यू विल इवेंचुअली, आप अंततः जानोगे कि ऑल्सो रीड द स्टोरी ऑफ ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑल्सो।
मतलब कहने का क्या है कि इस चैप्टर में आपको स्टार्स इंक्लूडिंग सन, क्योंकि सन भी हमारा स्टार ही है और वो अदर स्टार से यंग है, इस बात को याद रखेगा सर। सन यंग स्टार है अदर स्टार से जो यूनिवर्स में है, ठीक है। स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे ओरिजिन, ठीक है, उनका इवोल्यूशन, साथ में हमारे अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, और ऑल्सो इंक्लूडिंग यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब पार्ट तो यूनिवर्स के ही हैं। आप देखा होगा यूनिवर्स है, याद रखिए, पहला यूनिवर्स होता है, उसके बाद यूनिवर्स में ही बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और बहुत सारी हर एक गैलेक्सीज में मैनी गैलेक्सीज होती हैं। एक पूरा यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें सन एक बहुत बड़ा स्टार है और अदर प्लैनेट है। इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार एंड प्लैनेट हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये पूरी एक रो चलती है, यूनिवर्स, मैनी गैलेक्सीज, हर गैलेक्सीज में कई सारे स्टार्स एंड प्लैनेट, तो इस तरह से यूनिवर्स चलता है, ठीक है। तो हम आज करेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है, और अर्थ मतलब प्लैनेट, तो प्लैनेट, अदर प्लैनेट का भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, ये अर्ली थ्योरीज दी गई हैं इसके इवोल्यूशन पे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे है, उस पे अर्ली थ्योरीज दी गई। तो अर्ली थ्योरीज क्या कहती है कि क्वेश्चन ये लाइन ये कहती है कि लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब बहुत सारी हाइपोथेसिस रख दी गई है, पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड कई सारी हाइपोथेसिस को रखा जा चुका है, किसके द्वारा, डिफरेंट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के द्वारा। अब उनमें से अर्लियर और मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट जिन्होंने दिया है, अर्लियर मतलब पहले, और सबसे पॉपुलर दिया है वो बाई जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने दिया, ठीक, इमैनुअल कांट ने सबसे अर्ली में दिया, पॉपुलर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो इमैनुअल कांट ने जो आइडिया दिया इनके इवोल्यूशन की थ्योरी पे, जो थ्योरी दी कि कैसे इवॉल्व हुआ है प्लैनेट या अर्थ, उसको मैथमेटिशियन लाप्लास ने क्या किया, रिवाइज किया, ठीक है। लाप्लास ने क्या किया, रिवाइज किया इन इन द 1796 में। तो जर्मन याद रखिएगा, ये जर्मन फिलोसोफर कौन है, इमैनुअल कांट। मैथमेटिशियन लाप्लास क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे रिवाइज किया 1796 में इस फिलोसफी को, ठीक है। अब जब रिवाइज किया तो इस फिलोसफी को नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इस नेबुलर हाइपोथेसिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप उसको रेफर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब इस नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या है, इन्होंने बताया, किसने, लाप्लास ने बताया कि इस हाइपोथेसिस के अनुसार द प्लैनेट जो बने हैं, प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ, मतलब जो प्लैनेट बने हैं, ये जो प्लैनेट बने हैं फॉर्म्ड हुए हैं आउट ऑफ द क्लाउड। मैंने बताया था ना, क्लाउड। अब क्लाउड कौन से, क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड द गैसेस। तो किससे, क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथ ऑफ सन, यूथफुल सन। तो मैंने वहां बताया भी था कि सन यूथफुल में था, प्रोटोसन वो यूथफुल में था, ठीक है। तो आउट ऑफ द, तो ये प्लैनेट कैसे बने हैं, फॉर्म आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ द मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। तो यूथफुल सन था, ठीक, उस सन से मटेरियल कुछ बाहर आ गए, आउट हो गए, उनसे प्लैनेट बन गए, ठीक है। ये थ्योरी ये देना चाह रहे हैं, ठीक है, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, मतलब ये सन स्लोली रोटेट कर रहा था, इसमें से पार्टिकल बाहर निकले और वो पार्टिकल बाद में कंडेंस होकर के क्या हुए, प्लैनेट बन गए, ठीक है, उसमें से अर्थ एक है। लेकिन भाई इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये मटेरियल निकला कैसे, अपने आप तो निकलेगा नहीं। तो बाद में क्या हुआ, इस पे इनकी इस थ्योरी पे लेटर इन 1900 में कैम्बरलिन और मॉल्टन, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने इस पर्टिकुलर आइडिया को इंक्लूड किया इस थ्योरी में, इस हाइपोथेसिस में। वो क्या इंक्लूड किया कि अ वंडरिंग स्टार। अब इन्होंने एक क्वेश्चन अनआंसर छोड़ दिया था कि स्टार स्लोली रोटेट कर रहा है, जैसे ये लिखा है कि स्लोली रोटेट कर रहा है सन, यूथफुल सन, इसमें से निकल के आ गए प्लैनेट इसके आउट ऑफ। इन्होंने ये बताया कि निकला कैसे। तो कैमरन और मॉल्टन ने ये आइडिया दिया 1900 में कि भाई एक वंडरिंग स्टार आ रहा था, एक वंडरिंग स्टार था, ये वंडरिंग स्टार ये चला आ रहा था, ठीक। अब ये वंडरिंग स्टार अप्रोच कर रहा था सन की तरफ, अप्रोचिंग द सन। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, ठीक है। ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा था तो इसमें कुछ ग्रेविटी रही होगी, कोई प्रॉपर रीजन नहीं बताएगा कि क्यों ये अलग हो गया। मेनली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल खिंच गए इसकी तरफ,
इसकी तरफ खिंच गया, मतलब ये जो स्टार जा रहा है मेनली ग्रेविटी वजह से हुआ, टकराने की वजह से नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये जो स्टार अप्रोच कर रहा है सन की तरफ, ये टकराया नहीं इससे, ये इसके पास से गुजर रहा था। जब इसके पास से गुजरा तो इसकी ग्रेविटी ज्यादा थी, जब इसकी ग्रेविटी ज्यादा थी तो इसके पास जो सन के पार्टिकल थे वो इसकी ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो गए, वो बाहर निकल आए। जब बाहर निकल आए तो फिर इसके अराउंड घूमने लगे। फिर जब ये स्टार पास कर गया, मतलब यहां से निकल गया, तो ये तो यहीं पर रुक गए, उनमें से कुछ इसके साथ चले गए, कुछ यहीं पर रह गए। जब कुछ यहीं पर रह गए तो वो इसके अराउंड बाद में रिवॉल्व करने लगे। तो एज द पासिंग द स्टार मूविंग अवे, जब ये मूविंग स्टार, जो ये स्टार मूव कर रहा था, ये पास कर गया, स्टार्ट मूव अवे, यहाँ से निकल गया, तो मटेरियल जो सेपरेटेड होते थे इस सोलर सरफेस से, सोलर सरफेस, ये जो ये सोलर सरफेस है, ये सूरज था हमारा, इसकी सरफेस से जो मटेरियल सेपरेट हुए थे ग्रेविटी की वजह से, वो क्या हुए, कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये रिवॉल्व करने लगेंगे सन के अराउंड। इट इज स्लोली कंडेंस्ड, मैंने बताया ना कंडेंस होने लगे, जब ये इसके अराउंड घूमने लगे तो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, टर्न इनटू द प्लैनेट। सर जेम्स जीन्स, सर लेटर, सर हेरोल्ड जेफरी, इन्होंने इस चीजों को सपोर्ट किया। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसको रिवाइंड करके देखिए, ये चीजें मैंने इसीलिए यहाँ पे समझा दी है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इस आर्गुमेंट को उन लोगों ने सपोर्ट किया। बाद में लेटर इन डेट में ये भी कहा कि आर्गुमेंट कंसाइडर टू बी कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टेंस, मतलब एक सन का कोएग्जिस्टेंस था, जिसे बाइनरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो कैमरन और मॉल्टेन ने ऐड करी इसमें, क्या कि मूविंग सन एक जा रहा था, जो मूविंग सन की ग्रेविटी की वजह से ये जो हमारा पर्टिकुलरली क्या है, ये सोलार सरफेस से जो मटेरियल था वो बाहर निकला, और फिर जब सन जो मूविंग स्टार था वो जब पास अवे कर गया, तो जो ये इसके मटेरियल थी इसके अराउंड घूमने लगे, जब इसके अराउंड घूमने लगे तो फिर कंडेंस हो गया और फिर प्लैनेट में टर्न हो गए, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, 1950 में ऑटोमन स्टिमिट ने और जो रशिया के थे, और कार्ल विजागस ने थे जो जर्मनी के थे, इन्होंने क्या किया कि रिवाइज्ड करी इस नेबुलर हाइपोथेसिस को। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी लाप्लास ने, जिसपे बाद में मॉल्टन और कैमलिन ने अपने आइडिया को इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये हैफेजेड तरीके से नहीं सोलर सरफेस से मटेरियल बाहर निकल आया जैसा आप कह रहे हो। इसी नेबुलर थ्योरी को बाद में क्या किया, बाद में रिवाइज किया। किसने रिवाइज किया, तो बाद में इस चीज को रिवाइज किया आपके ऑटो स्मिथ ने रिवाइज किया जो रशिया के थे, और विजिस्कर्स ने रिवाइज किया जो जर्मनी के थे। इनके जर्मनी कहाँ के थे ये चीज याद रखिएगा। तो नेबुलर हाइपोथेसिस बनी विद डिफरेंट आइडियाज, इनके आइडिया डिफरेंट थे। इन्होंने क्या बताया कि भाई जो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी नेबुलर हाइपोथेसिस पे, उस वीडियो का आइडिया ही इसी पे ही है। क्या आइडिया था कि एक सोलार नेबुला था। सोलार नेबुला मतलब जैसे मैंने बताया कि क्लाउड, वही क्लाउड क्लाउड था। क्लाउड किसका था, तो डस्ट और गैसेस। अब गैसेस क्या, तो वही हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक, तो ये गैसेस थी। तो कंटेनिंग द मोस्टली, मैंने बताया ना सोलर नेबुला मोस्टली कंटेनिंग द हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस, हीलियम अलोंग विद द व्हाट मे बी अ टर्म एज द डस्ट। तो मैंने बताया ना ये चीज, वही चीजें हो रही है। एंड द फ्रिक्शन, अब हुआ क्या भाई, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो क्लाउड था, इसमें नेबुला क्लाउड था, इसमें डस्ट और गैसेस थी। अब ये डस्ट जो गैसेस थी इनमें सेल्फ ग्रोइंग ग्रेविटी थी, जिनको मैं पूछी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। सेल्फ ग्रोइंग ग्रेविटी की वजह से ये दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे, इनमें फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो ये कोलिशन होगा, टकराहट होगी। टकराहट होगी तो कुछ फिर फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड होगा। जब किसी में ये फ्रिक्शन होगा, टकराहट होगा, कोलैप्सन होगा, कोलिशन होगा, कोलैड होगी, तो फिर उसमें कुछ तरह के एक शेप बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, एक डिस्क टाइप का शेप बन जाएगा। और लेटर क्या होगा, ये कंडेंस होगा, यही डिस्क टाइप का प्ले जो शेप क्लाउड है, यही एग्रीगेशन करके मतलब थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी इनमें, क्लाउड में, ये डिस्क शेप में और ये बन जाएगा प्लैनेट। ठीक है, तो ये थ्योरी चलती है पूरी आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, जो मैंने यहीं पे भी समझा दी है। ठीक है, और अदर जो भी लोगों ने जो इसमें बात कही है मैंने वो भी बता दी है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। अब मॉडर्न थ्योरीज भी चलती हैं। मॉडर्न थ्योरीज क्या है, तो मॉडर्न थ्योरीज मेनली बेसिस हैं, जो मॉडर्न थ्योरी है वो, however the scientists in the later period, मतलब बाद के समय जो साइंटिस्ट थे, took up the problem of the original universe rather than that of the just the earth of the planet। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक केवल जो साइंटिस्ट थे वो लोग केवल अर्थ के बारे में और प्लैनेट के ओरिजिन के बारे में ही सोच रहे थे।
वो यूनिवर्स की तो सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन जो मॉडर्न टाइप के जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपने आप को यहाँ सीमित नहीं रखा, यूनिवर्स के बारे में सोचने लगे। भाई सबसे बड़ी चीज तो जिसमें सारे प्लैनेट हैं, सारे गैलेक्सीज हैं, उसके बारे में सोचो। यूनिवर्स यूनिवर्स कैसे बना। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया यूनिवर्स के बारे में। क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे भाई यूनिवर्स के बारे में सोचने रहे, आपने ये पूरी सीरीज बताई, सीक्वेंस बताया कि यूनिवर्स पहले होता है, फिर उसमें कई सारी गैलेक्सीज होती है, फिर हर गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं। भाई यूनिवर्स कैसे बना, पहले तो ये होना चाहिए। तो यही आइडिया फिर बाद में लेटर के बाद के मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आया, तो उन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन पे ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, तो जस्ट द अर्थ ऑफ द प्लैनेट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। बहुत नाम सुना होगा आपने। तो जो एक सबसे पॉपुलर थ्योरी चलती है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस थ्योरी भी क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये थ्योरी ये बताती है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। आपने भी ये सुना होगा कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, इवन टिल डेट एक्सपैंडिंग। और आज इसे कोई भी साइंटिस्ट डिनाई नहीं कर रहा है। एंड द फर्स्ट थ्योरी दैट एस्टैब्लिश दिस आर्गुमेंट इज द बिग बैंग थ्योरी, कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और किसने दिया इसे दिया एडविन हबल ने दिया। कब दिया, 1920 में दिया। तो डेट इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अब भाई यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, आपने बोल तो दिया, यू हैव टू गिव सम एविडेंसेस। इन्होंने प्रोवाइड किया एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है एज टाइम पास। जैसे जैसे समय पास होता जाता है, गैलेक्सीज मूव फर्दर, मतलब जैसे समय पास हो जाता है गैलेक्सी एक दूसरे, जैसे मान लीजिए ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे, ये दूसरी गैलेक्सी है, तो ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। मान लो आज 100 साल में यहाँ पे है, तो अगले 200 साल में ये यहाँ पे इनकी दूरी होगी। इन गैलेक्सीज के जो जो ये नंबर 1 नंबर 2 गैलेक्सीज, इनके बीच की दूरी साल दर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यही है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना कि यूनिवर्स एक्सपेंशन मतलब गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जब दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तभी तो यूनिवर्स एक्सपैंड करता जाएगा ना। अल्टीमेटली कई सारी गैलेक्सीज से मिलकर ही तो यूनिवर्स बना हुआ है ना, और कई सारे स्टार से मिलकर के एक गैलेक्सी बनी हुई है। तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन्स क्या है। टेक अ बैलून, अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बैलून लीजिए आप, ठीक, और इस बैलून को अभी फूला हुआ नहीं है। मार्क अ सम पॉइंट ऑन इट्स द रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। इसमें अभी ये नॉर्मल सा बैलून है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल सा बैलून होता है। ठीक है, थोड़ी सी आल्ट खराब है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया। ठीक, ये गैलेक्सीज है। रिमेंबर कि बैलून इक्वल टू यूनिवर्स, ने बैलून को यूनिवर्स मान लिया है। ठीक है, और जो पॉइंट है बैलून में वो क्या है, गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज हैं, याद रखिएगा। तो बैलून हमारा यूनिवर्स है, पॉइंट गैलेक्सीज है। हमने क्या किया, नाउ इफ यू स्टार्ट द इन्फ्लेटिंग द बैलून, अगर आप बैलून को फुलाना शुरू करोगे, हवा भरना शुरू करोगे, तो क्या देखोगे, पॉइंट मार्क्ड ऑन द बैलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब आप देखोगे कि ये जो पॉइंट मार्क किए गए हैं करीब करीब अभी हैं, ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे as balloon expand. Similarly, the distance between the galaxy is also found to be increasing, thereby the universe is considered expanding. तरीका इन्होंने बहुत अच्छा लिया, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा एक चीज ली जिसके थ्रू ये प्रूफ किया। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम फुलाते हैं तो जो पॉइंट्स होते हैं वो दूर जाते हैं, तो ये एक प्रूफ कर रहा है कि गैलेक्सीज एक्सपैंड कर रही हैं। मतलब सॉरी, गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सीज के बीच की दूरी एक्सपैंड कर रही है, यूनिवर्स मतलब एक्सपैंड कर रहा है। हाउएवर you will find that the beside the increasing in the distance between the point of the balloon, मतलब दो बैलून के बीच के जो पॉइंट है वो तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, आप ये तो देखोगे, लेकिन साथ में आप ये भी देखोगे दैट द पॉइंट themselves आर एक्सपैंडिंग। मतलब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो पहले छोटा सा था वो भी बड़ा हो रहा है। मतलब कहने का ये मतलब है इसका कि जो गैलेक्सी है एक पर्टिकुलर, वो भी बढ़ रही है। क्योंकि मैंने बताया ना, पॉइंट इक्वल टू गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी भी बढ़ रही है। इट इज इट पॉसिबल? नहीं, दिस इज नॉट अ अकॉर्डिंग विद द फैक्ट।
ये फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अब साइंस में पूरी तरीके से पता चल गया है कि हमारी गैलेक्सीज के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, मतलब दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ रही है, मींस यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है, दिस इज ट्रू और ये हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलर गैलेक्सी नहीं बढ़ रही है, गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं। ये यही कह रहा है कि पॉइंट बढ़ रहा है, पॉइंट भी बढ़ रहा है, पॉइंट के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, पॉइंट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब गैलेक्सी भी बढ़ रही है। नहीं, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा होता तो हमारी मिल्की वे में जो हमारा सन है, वो सन सन जो एक स्टार है, वो सन भी बढ़ता चला जाता, मतलब उसकी गैलेक्सीज भी बढ़ती चली जाती। तो बहुत सी चीज होती ना, फिर हमारा जो ये अर्थ है वो भी बढ़ता चला जाता। तो ये नहीं होगा ना। हमारी पर्टिकुलर गैलेक्सी जो है वो गैलेक्सी का साइज उतना ही है, बस खाली उसकी जो कंपेनियन या फिर जो उसकी नेबर गैलेक्सी है उसकी उससे उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, बस ये चीज फैक्ट याद रखना। तो इस बलून में केवल ये बलून का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये पार्शली ट्रू है कि गैलेक्सीज के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन गैलेक्सी themselves are not increasing or expanding. The scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, space between the galaxies is increasing, observation do not support the expansion of the galaxies itself. गैलेक्सी खुद बढ़ रही है, so the balloon example is only partial correct. आई होप कि आपका ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब ये जो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है, इसको एक सिंगुलैरिटी या बिग बैंग थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंट और देकर रखा है। सिंगुलैरिटी वेरी परफेक्ट, वेरी गुड एग्जांपल फॉर दी कि एक गैलेक्सी कैसे एक्सपैंड करती है। देखिए ये सिंगुलैरिटी है, ठीक है, हम इसको इसके थ्रू समझेंगे। बिग बैंग थ्योरी कंसाइडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो पॉइंट कहेगा वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्लो छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आता जाए। देखो पहले क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत, ये सिंगुलैरिटी है। बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग में क्या है, सिंगुलैरिटी। क्या है सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स जो हमारा एक बड़ा सा यूनिवर्स है जिसमें सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारे स्टार्स हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था इन वन प्लेस, इन फॉर्म ऑफ अ टिनी बॉल। एक टिनी से बॉल में फॉर्म करता था ये सारा यूनिवर्स, जिसे हम सिंगुलर एटम कहते हैं, मतलब सिंगुलैरिटी। विथ एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वैल्यूम, बहुत ही स्मॉल वैल्यूम था। इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, इतना छोटा, छोटे में इतनी सारी चीजें थी, ठीक है। सिंगुलैरिटी लेटर क्या हुआ, ये एक्सप्लोड किया, ये देख रहे एक्सप्लोजन हुआ। अब जब एट द बिग बैंग, मतलब एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग मतलब क्या है, एक्सप्लोजन। टिनी बॉल एक्सप्लोड वायलेंटली, टिनी बॉल एक्सप्लोड हुई, उससे क्या हुआ, दिस लेट। ये जो आर्गुमेंट दिया ना इन्होंने, एक छोटी सी बॉल में सारी चीजें, ये आज भी डिबेटेबल है। साइंटिस्ट आज भी बाल खुजा रहे हैं खुद का कि भैया ये कैसे तुमने कह दिया, ये कैसे तुमने लिख दिया, ठीक है। इतनी चीजें चल रही हैं। इट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस द 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये हुआ था, ठीक है। एंड एक्सपेंशन इवन टुडे प्रेजेंट डे, मतलब आज भी एक्सपैंड कर रहा है, मतलब एक्सप्लोड हुआ और फिर कुछ पार्टिकल्स निकले बाहर, कुछ एनर्जी ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, मतलब एक्सप्लोड हुआ ये एटम। तो फिर कुछ एटम्स बाहर निकले, कुछ पार्टिकल निकले, उनसे प्लैनेट बना, उससे सन बना, सारी उसी चीजों से, एक्सप्लोजन से ही, सारे मटेरियल से ही ये चीजें बनने लगी धीरे धीरे कंडेंसेशन से, ठीक है। और ये कब हुआ एक्सप्लोजन, ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, आज से। एज इट इज ग्रू, जैसे जैसे ये बढ़ने लगा, सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू द मैटर, मतलब जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो जो एनर्जी इससे बाहर निकली वो कन्वर्ट किस में हो गई, दैट कन्वर्ट इनटू द मैटर, ठीक है, वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। एंड देयर वाज द पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आफ्टर द बैंग, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन वाज स्लो डाउन। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके सेकंड में ही इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ कि कहा नहीं जा सकता है, अनइमेजिनेबल तरीके से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। कब, द देयर आफ्टर द विथिन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, द फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म, पहला एटम फॉर्म हो गया। और इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ विथ इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में, ठीक है ना। तो विथ इन 3 लाख ईयर्स के अंदर ही अंदर बिग बैंग के टेम्परेचर ड्रॉप ऑलमोस्ट, जब इतना बड़ा बिग बैंग हुआ तो कई सारा टेम्परेचर हो गया, बहुत टेम्परेचर हुआ होगा, बहुत सारा
हीट हुआ होगा, बहुत सारा एक्सप्लोजन हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स में रहा ही होगा। तो 3 लाख सालों के अंदर ही अंदर बिग बैंग हो खत्म होने के, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया, कितने 4500 कैल्विन, एंड गिव राइज, इसने राइज दिया ऑटोमिक मैटर। हमें पता है कि जब कोई चीज कोल्ड हो जाती है तो थोड़ी सी वो एक्सपैंड करती है, कोल्ड होने पे ही एक्सपेंशन होता है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो जब कोल्ड हुआ तो ये जो एटम्स थे ये एक्सपैंड करने लगे, एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और बाद में यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। और वही बात आ गई कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मींस द इंक्रीजिंग इन द प्लेस ऑफ द गैलेक्सीज। वही बात कह रही है कि एक्सपेंशन जो यूनिवर्स को हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज जो ये मैंने बताया ना, दो पर्टिकुलर पॉइंट, इनके बीच में स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ना कि गैलेक्सी इटसेल्फ इंक्रीज हो रही है। अब इसके लिए एक अल्टरनेटिव थ्योरी भी दी भैया, इनकी ये थ्योरी इस चीज को तो प्रूफ कर रही थी, ठीक है, लेकिन इसके एक अल्टरनेटिव दी कि स्टेडी स्टेट, मतलब ये गैलेक्सीज अपने एक स्टेट में ही रहती हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, कोई दूरी नहीं बढ़ रही है, और ये गैलेक्सी भी उतनी ही बड़ी नहीं रहेंगी, छोटी ही रहेंगी, तो ये दिया है। बाद में ये हुआ कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। However, with the greater evidences becoming available, बाद में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुआ एविडेंसेस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स साइंटिफिक कम्युनिटी आज ये फेवर करती है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो स्टार फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत कंडेंस हो गया है, आप इनको संभालिए पहले से, फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके रदम बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ कमेंट या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर